एम्स जो है एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया गया था। हाँ, यहाँ पर भोर कमेटी बनी थी और इसी मैंडेट से एम्स वाज एस्टैब्लिश्ड विद द ट्रिनिटी ऑफ मिशन। एम्स इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर वर्स्ट बीमारी भी हो जाती है उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है, वन ऑफ द बेस्ट। पेशेंट्स का एक बहुत ही बड़ा एम्बिशन होता है कि मेरे को अच्छे डॉक्टर एम्स के एक बार देख लें। प्राइवेट में बहुत इलाज करा लिया हमने, 10 लाख रुपए खर्च कर दिया पर कोई फायदा नहीं मिला साहब। वो डायलिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने डायलिसिस कर दी। गरीब व्यक्ति है जब एम्स में आता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसको वही ट्रीटमेंट मिलता है जो एक वीआईपी को मिलता है। सब लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ जो दवा कराते हैं सब अच्छे हो जाते हैं। जब आदमी यहाँ से मर जाएगा तब नंबर आएगा, तब ले जाएगा वो। सिटी स्कैन की लंबी इतनी डेट दी गई, गरीब आदमी था बेचारा, चल बसा वो ये किया कि पेशेंट को देख लेंगे, अगर वो सीरियस नहीं है या कोई इमरजेंसी नहीं है तो डेट दे देते हैं, वो वैसे पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। अब अपना दिखाना है तो मेरा नंबर आएगा सर सोमवार को। आजकल तो पेशेंट से कोई ज़्यादा बात करता नहीं है। आयुष्मान कार्ड हमारा है तो बोला कि हमारा है तो हमारा पर बच्चे की इलाज कर दो, तब बोला कि नहीं हो गया। तो उस दिन अगर कोई दूसरा आ गया बोलेगा कि नहीं हम आगे हैं, हम आगे हैं, तो लड़ाई हो जाती है। इतने में पुलिस आ जाते हैं तो जो उसका नंबर आता है उसको इसी को पीछे कर देते हैं, फिर 8 दिन और मरना पड़ता है। एम्स ने एक ही कारण किया उस वक्त, गवर्नमेंट से ये कह दिया कि हम जमीन पर पेशेंट दाखिल नहीं करेंगे, जमीन के ऊपर पेशेंट सब्ज जंग वाले करते हैं। 20,000 रुपये जमा कीजिए, इसके बाद में जैसे हम रिस्क नहीं लेंगे, हम बाहर रखेंगे, वार्ड में नहीं रखेंगे। कि भाई तुम्हें सैलरी तो मिल रही है तो कम से कम मरीज के साथ इलाज ठीक से करो, उससे बात ठीक से करो। डॉक्टर्स को ही क्यों मनी ओरिएंटेड कहते हैं? मनी ओरिएंटेड तो सोसाइटी हो गई। सही सही बताइए कि भैया आपको ये तकलीफ है और इसका ये इलाज है और ये इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता तो भैया गो समवेयर एल्स। एक देश जहां मेडिकल साइंस की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जहां का चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा पद्धति से शुरू होता है। देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग यहां सपनों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं। वैसे तो दिल्ली में मेडिकल सेवाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन इन सब के बीच एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, वो है एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। बहुत अच्छा है एम्स, तो यहाँ तो मेरी जान बच गई। मेरी सारी 2 बार ऐसी स्थिति हो गई जो मेरी जान चली जाती, कहीं बचती नहीं। ये इसी की वजह से है कि हमारा जो ट्रीटमेंट और यहाँ पर जो डायग्नोसिस होती है, जो इलाज होती है, वो एक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, इसीलिए वो सारे पेशेंट्स के ऊपर हमारा ट्रस्ट है। एम्स महज एक अस्पताल भर नहीं बल्कि मरीजों के लिए एक उम्मीद है, एक भरोसा, एक नई जिंदगी है। जब कहीं और इलाज संभव नहीं होता, जब इलाज में खर्च एक बड़ी बाधा बन जाता है, जब बीमारी असाध्य लगने लगती है, तब लोगों को सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है एम्स। मुझे कमर से लेकर के मेरा पैर उठ ही नहीं रहा है और यहाँ गर्दन में एक ये फोड़ा हो गया है और इसके वजह से ये पूरा नस टूट गई है। वहाँ के डॉक्टर बताए थे कि वहाँ दिल्ली में दिखा लीजिए, हो सकता है आराम हो जाएगा। 213.12 एकड़ में फैले एम्स को सिर्फ एक अस्पताल कहना शायद बेमानी होगी। एम्स तो अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां पर हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और रिसर्च तीनों मिलकर इसे देश के मेडिकल साइंस की रीढ़ बना देते हैं।
आप इसको सिंपल हॉस्पिटल में नहीं समझें, इसको ये इंस्टीट्यूशन है पूरा, तभी यहाँ पर लोगों का विश्वास जगा है और इसको जो है लोग मानते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ का इलाज हो सकता है। एम्स इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है अनडाउटेडली, लाइक इसका कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कहीं पे भी। इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, रिसर्च, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़, कुछ भी देखो एम्स बेस्ट है, वो हमेशा रहा है बेस्ट और वो हमेशा रहेगा इन माय ओपिनियन। एम्स में असाध्य बीमारियों का तो इलाज होता ही है, गरीब से गरीब मरीजों को भी वही इलाज मिलता है जो किसी वीवीआईपी को। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एम्स में गरीब और वीवीआईपी का भेद मिट जाता है। यहाँ पे अमीर से अमीर वीआईपी पेशेंट और गरीब से गरीब पेशेंट इलाज कराने आता है। एक वीआईपी का मैंने सैंपल लिया, तो उनका सैंपल लेने के बाद में वो बोले कि आज तक मेरा ऐसा सैंपल किसी ने नहीं लिया है। मुझे फील ही नहीं हुआ मैं क्या सैंपल ले रहा हूँ क्या नहीं। बोले कि जैसे जस्ट एक चींटी ने काटा इस तरीके से आपने पेन किया। मेरा आज तक लाइफ में इतनी प्यार से किसी ने सैंपल नहीं है। मेरे को भी उस टाइम पे अगर हमारी कोई प्राइड करता तो हमें भी अच्छा लगता है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। एक जो गरीब व्यक्ति है जब एम्स में आता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसको वही ट्रीटमेंट मिलता है जो एक वीआईपी को मिलता है। और ये वो गरीब व्यक्ति को भी पता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो गाइडलाइन बेस्ड होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है और वो पूरे पक्के तरीके से पेशेंट को मिलता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश में ना तो पर्याप्त डॉक्टर थे और ना ही अत्याधुनिक अस्पताल। मेडिकल एजुकेशन भी ना के बराबर थी। तब देश को एक ऐसे संस्थान की जरूरत थी जो न केवल बेहतरीन डॉक्टर तैयार करे बल्कि गंभीर से गंभीर बीमारियों पर रिसर्च भी कर सके और उनका इलाज भी। और इस तरह साल 1956 में संसद से एक एक्ट बनकर एम्स का जन्म हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली इंडिया का सबसे बड़ा टर्शरी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है। It was developed as a visionary initiative by the first health minister of India, Shri Rajkumari Amrit Kaur ji, and who also became the president of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहती थी जहाँ पे स्टूडेंट्स को बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग मिले सो दैट वो बाहर ना जाएं। उन्होंने नेहरू साहब से बात की कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसमें कि टीचिंग हाई क्लास हो, पेशेंट केयर हाई क्लास हो और रिसर्च हाई क्लास हो। ये तीन उनके मेन पॉइंट थे। मैंने जब AIMS ज्वाइन किया है 1959 में, तो मैं जब इसमें ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट में जब आ गए तो देखा तो यहाँ तो रहने की बिल्डिंग बनी हुई थी और नर्सिंग हॉस्टल था और नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग थी। कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं थी, कोई टीचिंग वाली फैकल्टी की बिल्डिंग नहीं थी, एक प्री क्लिनिकल बिल्डिंग बनी थी सिर्फ। तो हमें हॉस्पिटल जो करना था, क्योंकि पहला बैच जो दाखिल किया AIMS में MBBS के लिए, तो मेरा पहला बैच था 1956 में हम आए थे, तो हम एडमिशन हमारा हुआ गया एंड आई वाज मेरी रैंक नंबर 5 थी। तो मुझे जो हॉस्टल में जो था 5वां रूम मिला मेरे को, जो कि टॉप फ्लोर पे था। जो एडमिशन हमारा हुआ था वो भोर कमेटी की वजह से हुआ था। तब सफदरजंग अस्पताल ही दिल्ली का एकमात्र बड़ा अस्पताल हुआ करता था। एम्स ने अभी आकार नहीं लिया था। तब जरूरत महसूस हुई डॉक्टरों की ट्रेनिंग की। इसके लिए सफदरजंग अस्पताल से कोलैबोरेशन हुआ और फिर वहीं पर डॉक्टरों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई। कहाँ पढ़ाएं, कहाँ उनको ट्रेनिंग दें, तो फिर क्योंकि हॉस्पिटल नहीं था AIMS का, हॉस्पिटल नहीं था, तो सफदरजंग में हमें 2 वार्ड मिले, एक मेडिसिन के लिए एक सर्जिकल के लिए। तो हम स्टूडेंट को वहाँ पढ़ाते थे। उस वक्त माहौल बहुत अच्छा था कि बहुत कम पेशेंट आ रहे थे, तो हम उनको देख लेते थे और अपने सीनियर से पूछते क्या क्या करें भाई इसको। तो वो हमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और वो एक्सपीरियंस हमें बाद में बहुत काम आया।
तो आइडिया यह है कि जो नर्सिंग हॉस्टल है उसमें टेम्परेरी हॉस्पिटल बना दें जब तक कि परमानेंट हॉस्पिटल नहीं बनता। तो उसको बनाने के लिए फिर हमने नर्सिंग हॉस्टल में जो था उसको नर्सिंग को ऊपर फ्लोर पर बिल्डिंग रहने के लिए जगह दे दी और नीचे के फ्लोर और उनका डाइनिंग हॉल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो करने के लिए उसमें पहला पेशेंट 1959 में दाखिल किया, मुझे याद है उसका नाम मैंने दाखिल किया था, खेमा। वो हॉस्पिटल में लाए सफदरजंग से उठा के, तो रिसर्च के लिए पेशेंट था, उसका थीसिस लिख रहा था डॉक्टर सामा। पोर्टल हाइपरटेंशन का पेशेंट था, तो उसको दाखिल करके ग्रेजुअली हॉस्पिटल शुरू किया नर्सिंग हॉस्टल में। एम्स में इलाज तो शुरू हो गया था, लेकिन अब जरूरत थी एक ऐसी इमारत की जहां पर मेडिकल सर्विसेज के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो। लेकिन मुश्किल ये थी कि उन दिनों भारत सरकार के पास इसके लिए पैसे नहीं थे। फिर ये हुआ कि न्यूजीलैंड ने $1 मिलियन दिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो फिर वो हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ। तो उसके बाद हॉस्पिटल के लिए जो सामान चाहिए था वो कहाँ से आए, उसकी लिस्टें बनाई गई, तो वो रॉकफेलर फाउंडेशन को दी। तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने उसका सारा इक्विपमेंट दिया और उसके बाद बनाने के लिए और पैसा चाहिए था, तो USAID से एड आई। एक्चुअली जो पहला हमारा को डायरेक्टर था इंस्टीट्यूट का वो रॉकफेलर फाउंडेशन से ही था, उसी के बड़ा था। तो रॉकफेलर की भी हेल्प बड़ी थी तो बनाने के लिए, राजकारी अमृत कौर ने जो कोशिश की तो उसके लिए। तो ग्रेजुअली बनाने में उनको टाइम लगा। उस वक्त तक हम अपना हॉस्पिटल जो था और नर्सिंग हॉस्टल में चलाते रहे। मुझे याद है कई दफ़ा मैं रात को 4 बजे उठ के जाता था एम्स में बनाने के लिए लेबॉर्ट्री। उन दिनों सुबह ज़्यादा थे तो हमारे पास पियोन वगैरह स्वीपर बहुत कम थे, एक आधा ही था, तो हम स्वीप भी खुद ही करते थे, लेबॉर्ट्री को भी साफ खुद ही करते थे। तो हमारा अपना ही काम था, सुबह जाके पहले 9 बजे तक साफ करिए फिर काम शुरू करेंगे। लेकिन देखते देखते ही इट हैज़ बिकम फ्रॉम द डेजर्ट टू ए माउंटेन बन गया। 60 का दशक शुरू हुआ तो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आए डॉक्टर सुब्रमण्यम राय ने एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग की नींव रखी। उन्होंने पहली बार कैथेटराइजेशन लैब की शुरुआत की। एंजियोग्राफी और ओपन हार्ट सर्जरी भी शुरू हुई। सबसे पहले जो इम्प्रोवाइज्ड हॉस्पिटल था नर्सिंग हॉस्टल में, उसमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेबॉर्ट्री शुरू की गई कार्डियोलॉजी की। कार्डियक कैथेटराइजेशन होती थी, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द कंट्री। डॉक्टर SB राय वाज प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, उनको चुन के लगाया था कि ये करेंगे हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी। तो करते करते जब हुआ तो डॉक्टर राय ने कहा कि हम डिग्री शुरू करेंगे कार्डियोलॉजी में। जब वो एग्जामिनर आए थे 2, एक था डॉक्टर वकील फ्रॉम बॉम्बे और एक थी डॉक्टर बटलिंगम फ्रॉम द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। उन्होंने कहा ये DS की डिग्री जो है ये तो रिसर्च की डिग्री है, इन्होंने तो क्लिनिकल काम किया है, तो आज के लिए और डिग्री ढूंढी है। फिर उन्होंने ख्याल किया कि वो DM की डिग्री लंदन में मिलती है, तो उसका रखा गया नाम DM, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन कार्डियोलॉजी। तो ग्रेजुअली जो आजकल देखते हो DM मेडिसिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेडिसिन में, कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, सब जगह DM स्टार्ट हो गई। तो डिग्री पहले नहीं थी। तो दिस इज अदर कंट्रीब्यूशन ऑफ द AIMS। एम्स में बाकी विभागों की नींव भी कुछ ऐसी ही पड़ी। तब जितने भी HOD हुआ करते थे उन्होंने भी अपने अलग सेंटर के लिए मांग करनी शुरू कर दी और इस तरह एम्स विशाल वट वृक्ष का आकार लेने लगा। उन दिनों इंस्टीट्यूट ही मेन हॉस्पिटल था, मेन सर्विस देने वाला था, रिसर्च का भी यही था, लीड कर रहा था और इंस्टीट्यूट फैलता ही गया। तो पहले जो बना एक आई का सेंटर और डॉक्टर अग्रवाल थे, उन्होंने कहा मैं एक सेपरेट बनाऊंगा। तो सेपरेट बनाने के बाद
AIMS की अथॉरिटी को वो ठीक नहीं लगता था। उन्होंने बहुत सोच के कहा कि अच्छा सेंटर बना लो, लेकिन रहेगा AIM के साथ ही। तो फिर ये बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर। तो डिपार्टमेंट से सेंटर बनना एक उन्नति है मरीजों के केयर के लिए। 1967 में RP सेंटर, जैसे राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज जिसे कहते हैं, आई डिपार्टमेंट का ये बना था। उसके बाद नर्सिंग का हॉस्टल में उसका नर्सिंग कॉलेज भी शुरू हुआ। तो इतना करते करते और बिल्डिंगें बढ़ती गई। कैजुअल्टी और OPD चलता था, राजकुमारी अमृत कौर OPD, वो भी इधर से बंद हो गया, वो भी नई बिल्डिंग बन गई, वहाँ चला गया। धीरे धीरे ही सही एम्स की पहचान बनने लगी थी, लेकिन तभी साल 1964 में उड़ीसा दौरे पर गए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तबीयत बिगड़ गई। तब उन्होंने इलाज के लिए एम्स के डॉक्टरों पर भरोसा किया। जब हमने हॉस्पिटल शुरू करके बना लिया तो पंडित नेहरू, उनको स्ट्रोक हो गया था, पैरालिसिस हो गया था। वो हुआ था भुवनेश्वर में, वहाँ कांग्रेस का सेक्शन करने गए थे। तो फिर हम और डॉक्टर रॉय, डॉक्टर विग, वी आर फ्लू टू भुवनेश्वर। तो वहाँ पर जाके उनको देखते थे। फिर उनको राय इंडिया वापस दिल्ली में उनकी सेवा वगैरह करने के लिए भी इंस्टीट्यूट ने काम किया। प्रधानमंत्री नेहरू के इस भरोसे ने एम्स को नई पहचान दी और फिर दूर दराज से मरीज एम्स में इलाज के लिए पहुंचने लगे। एम्स ने भी कभी उन्हें मायूस नहीं किया और तब का पैदा हुआ वो भरोसा आज भी कायम है। अब आपके पास जो है सेंटर जो है NCI है जज्जर में, और जो एजिंग सेंटर बने हैं, और साथ में बड़े सारे ब्लॉक्स हमें खोलने पड़े, जो एक दर्शाता है कि हमारी ट्रीटमेंट मरीजों के लिए बढ़ती गई है। और उस चीज़ को हमने एक सिस्टम बनाया है कि हर चीज़ में जो है टेक्नोलॉजी आ जाए जो लेटेस्ट है। और जो मेजर अचीवमेंट बीच में एम्स का रहा है वो रहा है ट्रॉमा सेंटर का, जो उसको भी अभी जो है 20 साल होने वाले हैं। तो एक ऐसा एक अलग से सेंटर बना जहां पर इमरजेंसी केयर हो सके। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि हमारा कुल मिला के पेशेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। रिसेंटली वी हैव ऑलमोस्ट हैव दी मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक आ गया, जो ऑलमोस्ट 500 बेड्स का हॉस्पिटल है। सर्जरी का ब्लॉक आ गया, ऑलमोस्ट 200 बेड का अस्पताल है। नेशनल सेंटर फॉर एजिंग आ गया, वो जो बुजुर्ग लोगों के लिए होता है। और हमारे नया प्राइवेट वार्ड आ गया, एक 120 का है। ये ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है हमारा। आयुष के हॉस्पिटल्स अलग होते थे और हमारे मॉडर्न मेडिसिन के अलग होते थे। आज के दिन में हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड मेडिसिन किया है, ताकि मान लो एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वो कार्डियोलॉजी की तरफ से कोई भी दवाई देना है वो भी दे देगा। इन एडिशन टू दैट योगा मेडिटेशन के बारे में भी बोला जाता है। वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। हमारा एक पूरा एक यूनिट है, आप देख सकते हैं CMR है, जहाँ पर योगा के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है। जो हमने यहाँ ट्रायल्स करी हैं उससे हमें पता चला है कि कई कंडीशंस हैं जहाँ योग का एक बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट रहा है कई बीमारियों पे। जैसे अगर हम न्यूरोलॉजी लें तो माइग्रेन इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, हेडेक्स की प्रॉब्लम है, उसमें योगा का एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमने देखा है। अभी एक स्टडी करी थी हमने न्यूरोलॉजी में, जो पेशेंट जिनको दौरा पड़ता है, सीजर्स जो होते हैं, वहाँ हमने देखा कि वहाँ भी योगा का एक बहुत अच्छा असर हमने देखा, जहाँ उनको साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो हुआ ही, लेकिन जो दौरे की जो एपिसोड्स थे उनमें भी एक इम्प्रूवमेंट हमने देखा कि वो कम हुए वो एपिसोड्स जो उनको सीजर डिसऑर्डर जो थे। वैसे ही अभी हमने कई ट्रायल्स मदर एंड चाइल्ड जो हमारा सेंटर है उनसे हम उनके साथ कर रहे हैं, जहाँ हमने देखा कि जो प्रेगनेंसी के अंदर जो वेट गेन होता है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, उसके ऊपर भी योगा का एक बहुत अच्छा हमने रिज़ल्ट देखा। डिप्रेशन के अंदर हमने देखा कि बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट रहा है। और अगर आप कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने एक कार्डियक रिहैबिलिटेशन जो हमने की, जो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक होता है, जिनको अगर ऑपरेशन किए हुए हैं हार्ट के, उनको वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लाने के लिए योगा का एक बहुत अच्छा रोल है। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कई कंडीशंस हैं
जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, जैसे IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, वहाँ भी हमने देखा है कि योगा का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। तो ऐसी कई बीमारियां हैं इन डिफरेंट स्पेशलिटीज़। जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी हम 25 डिपार्टमेंट एम्स में जो हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वो लोग अपनी अपनी जो कंडीशंस हैं, जो बीमारियां हैं, जो जहां वो सोचते हैं कि यहाँ योगा का एक कंट्रीब्यूशन रह सकता है, वो हमारे साथ आके उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च इन द सेंस हमने जो रिसर्च किया है वो रिसर्च मॉडर्न मेडिसिन में कैसा होता है, रिसर्च वैसा वाला है। दैट मीन्स एथिकल क्लियरेंस लिया जाएगा, मेथड्स डिफाइंड है, पब्लिकेशंस हमारे जर्नल्स में आए हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन के बेस्ट ऑफ द जर्नल्स, NEJM, लांसेट, बड़े बड़े जर्नल्स में आए हैं, और ये पूरा वर्ल्ड को दिखाया गया है कि योगा और मेडिटेशन से काफ़ी एडवांटेजेस है, विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। हम ये चाहते हैं कि आयुष को कॉम्प्लीमेंट्री सोचा जाए, वो इन एडिशन टू वॉट एवर ड्रग्स विच वी गिव, उसको कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। उसका ये डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है, एविडेंस जनरेट किया है इस इंस्टीट्यूशन में क्लिनिकल ट्रायल्स में। हमारे यहाँ CIMR के अंदर जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च है, वहाँ हम आयुर्वेद के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने एक बहुत अच्छी एक स्टडी हमने करी है, जिसमें हमने देखा कि शिरोधारा का जो इंटरवेंशन है, जो आयुर्वेद के अंदर इतना पॉपुलर है, हमने उन पेशेंट्स में किया जिनको इंसोम्निया की बीमारी है, जिनको नींद प्रॉपर नहीं आती है, या नींद उनकी बिल्कुल टूटी हुई होती है और वो लोग बहुत परेशान होते हैं। वहाँ हमने शिरोधारा का उपयोग किया और हमने देखा कि शिरोधारा का एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट था उन पेशेंट्स पे। सिमिलरली पेशेंट्स जिनको स्ट्रेस रहता है, या जिनको थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जो पेशेंट्स होते हैं, वहाँ भी हमने देखा है कि शिरोधारा का एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। हम आयुर्वेदिक ड्रग्स के ऊपर भी हम ट्रायल्स कर रहे हैं। हम हार्ट फेलियर के अंदर आयुर्वेदिक ड्रग्स जो हैं उनको हम ट्राई कर रहे हैं, देखने के लिए कि उनका क्या एक असर रहता है। ऐसे हम कई स्टडीज़ कर रहे हैं आयुर्वेद के ऊपर भी, और अगले कुछ सालों के अंदर उसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। और जैसे हमने दिखाया योगा के अंदर इतना बेनिफिट हुआ, आई एम श्योर आयुर्वेद के अंदर भी बेनिफिट होने की चांसेस हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपनी जो उनकी मन की बात, जो इतना उनका पॉपुलर प्रोग्राम है, वहाँ भी उन्होंने ज़िक्र किया था हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, और उन्होंने भी एम्फसाइज़ किया है कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे योगा, आयुर्वेद है, उसको साइंटिफिकली वैलिडेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। एम्स में मरीजों का लंबा इंतजार खत्म करने के लिए स्मार्ट लैब की शुरुआत हुई, जो हर दिन 95,000 टेस्ट करने में सक्षम है। ये एम्स का एक अनोखा प्रयोग है, जहाँ पे हम टोटल एंड टू एंड ऑटोमेशन का प्रयोग किए हैं। हमारा प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल तीनों विभाग एक साथ जुड़ के एक ट्रैक में काम कर रहा है, विद द इंटीग्रेशन ऑफ हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजी, कोआगुलेशन, सब एक छत के अंदर एक ट्रैक में होता है। और हमारे स्मार्ट लैब में तो करीबन 95,000 to 1,00,000 रिपोर्ट्स दिन की निकलती हैं। लास्ट ईयर एनुअल रिपोर्ट जब हमने सबमिट किया था, हमने एक साल में 27 मिलियन टेस्ट्स किए हैं इस पूरे डिपार्टमेंट से। और उनके पास कई ऐसी मशीन्स हैं जो ड्राई केमिस्ट्री पे बेस्ड हैं, जिसमें करीब 2 करोड़ लीटर ऑफ वाटर सेव होता है। तो जो भी टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं तो वो बिल्कुल एररलेस होता है, बिकॉज लैब में आइडेंटिफिकेशन के तौर पे सैंपल मिसमैच होने के कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो लैब टेस्टिंग प्रोसेस है ये काफ़ी रोबस्ट हो गया है, तो इसमें एरर बहुत ही मिनिमल और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एरर हो गया है। इस लैब में अभी जो वर्कलोड हम संभाल रहे हैं, पहले हम जब शुरू किए थे तब लैब में हमारा डिपार्टमेंट का वर्कलोड था दिन में 2,000, 2,500, 3,000 सैंपल्स। अभी वहाँ से बढ़ के इसी लैब में 7,000 सैंपल्स हम पर डे सैंपलिंग कर रहे हैं। पहले मेन्यू हमारा होता था, जो डायरेक्टरी ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं कॉमनली, वो उसमें टेस्ट होते थे 30 पैरामीटर्स, 35 पैरामीटर्स। अभी वो बढ़ा के हमने 92 पैरामीटर्स तक किए हैं। उम्मीद है हमारे डायरेक्टर सर के भी बहुत सपोर्ट है कि वो चाहते हैं कि और भी हम मेनू इंक्रीज़ करें, तो अगले दिनों में हम उसको भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी वाइज हमारा बेस्ट है। आप देख सकते हो इसी लैब में, जो रोबोटिक लैब है इधर, सारा वर्ल्ड के जो तीनों प्लेटफॉर्म्स है रोबोटिक ट्रेनिंग के लिए लाया है हमने। जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, हम सबसे पहले पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन करते थे या देखते थे या सीखते थे। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि ये सेट फैसिलिटी में आपको ड्राई लैब है, वेट लैब भी है। पहले हम लैब में सीख सकते हैं
वेट लैब में एनिमल्स में भी सीख सकते हैं, कैडावर में भी सीख सकते हैं। उसके बाद हम ऑपरेशन थिएटर जाते हैं तो हमारा एक जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है टीचिंग लर्निंग का स्टूडेंट के ऊपर, उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आते हैं और उसका एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। माता जी आगे चलो, 12 नंबर काउंटर पे। इसमें कोई शक नहीं, एम्स ने समय के साथ खुद को और भी सक्षम बनाया है, लेकिन एक सच ये भी है, एम्स में इलाज के लिए लंबा इंतजार और अंतहीन कतारें मरीजों की किस्मत बन चुकी है। इतनी लंबी डेट दी जाती है, सुविधा नहीं है। या तो बंद कर दीजिए इसको, एंट्री मत लीजिए। पुराने मरीज देखो, पुराना मरीज आके लास्ट उसका हो जाता है, एंड हो जाता है। फिर हमने तो सर सुना था कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, पर अस्पताल में तारीख की तारीख, हॉस्पिटल में तारीख पे तारीख, जब तक बंदा निकल नहीं जाएगा ऊपर तक तारीख पे तारीख। ये सर आप टोकन नंबर यहाँ लिख लीजिए इधर। सवाल पैदा होता है कि अब इंस्टीट्यूट में जो पेशेंट हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको रात भर सड़क पर बैठना पड़ता है, कईयों को तो महीना लग जाता है। एक सलूशन जो इंस्टीट्यूट ने किया वो ये किया कि पेशेंट को देख लेंगे, अगर वो सीरियस नहीं है या कोई इमरजेंसी नहीं है तो डेट दे देते हैं कि आप भाई महीने के बाद आइए, 2 महीने के बाद आइए। वो वैसे पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। आजकल इतना मैकेनाइज हो गया है मेडिसिन और इतना ज़्यादा टेस्ट्स पे रिलायंस है कि उनके भी टेस्ट काफ़ी होते हैं, फिर उनको डेट्स मिलती हैं, उन डेट्स से वो निराश हो जाते हैं। मगर हमारा प्रयत्न यही रहता है कि जितना हो सके अपनी सर्विसेज को स्ट्रेच करके हर दिन में जितने मरीज़ देखे जा सके और उनको क्वालिटी जांच और क्वालिटी ट्रीटमेंट दी जा सके वो हम पूरी करें। ये जो प्रॉब्लम है इनका सलूशन एम्स को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन क्या सलूशन हो सकता है? कई सलूशन सोचे गए हैं। एक टाइम था जब ये सोचा गया था कि AIMS और सफदरजंग को कंबाइन कर दो, लेकिन सफदरजंग में जो सीनियर फैकल्टी थी, डॉक्टर राय, डॉक्टर अय्यर, वो चाहते थे कि हमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाओ AIMS में, तब मिलेंगे। लेकिन सजेशन थी कि अंडर ग्रेजुएट सफदरजंग में कर दें, स्पेशलिटी जो है और मेन हॉस्पिटल स्पेशलिटी का जो है वो एम्स में रहे, जनरल हॉस्पिटल जो है सफदरजंग में रहे। ये हुआ नहीं, होने दिया ही नहीं। मुझे याद है एक मीटिंग श्रीनगर में की थी डॉक्टर धनुआ ने, जो सेक्रेटरी हेल्थ के थे, कि आप आइए डिस्कस करें क्या है, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो सफदरजंग सेपरेट रहा और सफदरजंग में फिर दोबारा कॉलेज बन गया जो आजकल है। एम्स ने एक ही कारण किया उस वक़्त, गवर्नमेंट से ये कह दिया कि हम ज़मीन पर पेशेंट दाखिल नहीं करेंगे, ज़मीन के ऊपर पेशेंट सफदरजंग वाले करते हैं। मुझे याद है जब हम सफदरजंग में थे तो जितने पेशेंट बेड के ऊपर करते थे उससे 1/3 सफदरजंग ज़मीन पर कर लेते थे। तो वो सलूशन नहीं है, वैसे देखा जाए तो पेशेंट के लिए तो वो ठीक नहीं है, लेकिन सफदरजंग रिफ्यूज़ नहीं करता, वो ज़मीन पर दाखिल कर लेते। AIMS वाले ज़मीन पर दाखिल नहीं करते, उन्होंने ये कहा हुआ, तो उसकी वजह से पेशेंट को बाहर बैठना पड़ जाता है। जो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, हमने पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए इकोनॉमिक कन्वीनियंस भी है और लाइंस को भी कम करने के लिए एनी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो 300 रुपये से कम की है उसके चार्जेस ही एलिमिनेट कर दिए हैं। वैसी इन्वेस्टिगेशंस के पेमेंट ही नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशंस जो 300 से ज़्यादा कॉस्ट करती हैं उनके लिए लाइन लगती है और इससे हमारी लाइंस काफ़ी हद तक कम हो गई। इसके अलावा हमारे पास हमने स्मार्ट कार्ड्स इशू करवाएं SBI बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके। पेशेंट के लिए स्मार्ट कार्ड्स हैं जो पेशेंट टॉप अप कर सकता है, चार्ज करवा सकता है और बाद में टॉप अप कर सकता है, और जहाँ जहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर है वहाँ पर उस कार्ड के माध्यम से पे करके अपने लिए फैसिलिटीज़ ले सकता है। ऑल दिस हैज़ बीन डन टू रिड्यूस लाइंस एट वेरियस सर्विस पॉइंट्स। एम्स सिर्फ इलाज का ही केंद्र नहीं, बल्कि मेडिकल के क्षेत्र में नई खोज और रिसर्च का भी सबसे बड़ा केंद्र है। एम्स ने अपनी रिसर्च के जरिए लाखों लोगों को नई जिंदगी दी है
करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली है, कई बीमारियों का इलाज भी ढूंढा है और कई इलाजों को आसान बनाया है। अगर सॉल्ट में आयोडाइजेशन हुआ है, उसका रिसर्च यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एम्स में जो भारत का सबसे फर्स्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट था यहाँ हुआ था, जो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। इन एडिशन टू दैट यहाँ पे फर्स्ट सियामीज ट्विंस को सेपरेट किया गया था। यहाँ पे पैनक्रियाज और रीनल ड्यूअल ट्रांसप्लांट हुआ, बायलैटरल लंग ट्रांसप्लांट हुआ। इन एडिशन टू दैट इन यूट्रो फीटल सर्जरीज हुई हैं, जिसमें जैसे कि लंग का कोई मास था उसको ट्रीट करना और हार्ट में सर्जरी करना इन यूट्रो। और ऐसे कई पहल हैं। फॉर एग्जांपल भारत का फर्स्ट ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ इस्टेब्लिश्ड है, फर्स्ट IVF सेंटर यहाँ पे है। इन एडिशन टू दैट हमने देखा है कि कई चीज़ों में हम एम्स सबसे अग्रसर रहा है। और ये देखा गया जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांट भी पहला यहाँ पे किया गया था। फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी इंडिया में एम्स में की गई एंड हमारे यहाँ फर्स्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिप्लेसमेंट यहाँ किया गया। सो एम्स ने इतने सारे लैंडमार्क्स अचीव करे हैं। तो एम्स का नाम जैसे आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे, भारत देश का नाम हर जगह लोग जो है एक रिस्पेक्ट से लेते हैं। सिमिलरली एम्स का नाम पूरे दुनिया में रिस्पेक्टफुली लोग लेते हैं। एम्स मेडिकल एजुकेशन का सबसे बड़ा हब है। देश भर के मेडिकल छात्रों की ख्वाहिश होती है कि उसकी मेडिकल डिग्री पर एम्स की मुहर लगे। एम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है, जहाँ पे आपको सोचने का टाइम मिलता है, जहाँ पे आपको पेशेंट के लिए आप कुछ भी करना चाहो उसके लिए आपको सपोर्ट मिलता है। और एक और मेरे को जो फॉर्चुनेट जिसके लिए मैं अपने आप को कहती हूँ कि मेरे जितने भी सीनियर्स थे, जब मैं यहाँ पे 30s में आई थी, जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने जब भी मैंने कुछ भी नई चीज़ बोला कि ये करना चाहिए पेशेंट के लिए, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारी बॉन्डिंग जो होती है लोगों से वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वेदर इट्स प्रोफेसर्स, वेदर इट इज़ सीनियर्स और जूनियर्स, हम सबसे बातें करते हैं और बहुत ऐसे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है। मेरे को अगर रिसर्च करनी हो किसी के साथ तो मैं किसी भी प्रोफेसर के पास जा सकता हूँ। जिस डॉक्टर के साथ हम पोस्टेड होते थे, आई टोल्ड यू एरिक लेज़ेरो एंड डॉक्टर सुजॉय बी रॉय, तो ये लोग हमें बताते थे भैया ये करना है इनका ये। तो अब आई स्टिल रिमेंबर एरिक लेज़ेरो यूज्ड टू ग्रिल अस, क्या करोगे, व्हाट विल यू डू फॉर दिस पेशेंट, तो वो हम करते थे। किताबों से आप ऑपरेशन नहीं सीख सकते, किताबों से आप टेक्निक नहीं सीख सकते। वो जितने ज़्यादा आपको कांटेक्ट मरीजों के साथ रहेगा, जितना आप इलाज करेंगे, जितने आप जो है इंस्टीट्यूशन में लैब्स बनाएंगे, सर्जिकल लैब होगा या ट्रेनिंग लैब्स होंगे या फिर डायग्नोस्टिक लैब्स होंगे, उसी हिसाब से जो है आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है। एम्स में आना, एम्स में काम करना, एम्स में इलाज कराना, ये सब चीज़ें एक ड्रीम होता है सब लोगों का। डॉक्टर का ड्रीम होता है, नर्स का ड्रीम होता है कि वो यहाँ पे काम करे। पेशेंट्स का एक बहुत ही बड़ा एम्बिशन होता है कि मेरे को अच्छे डॉक्टर एम्स के एक बार देख लें और मेरे को एक बार एडवाइस दे दें या ट्रीट कर दें। और जो लोग यहाँ ट्रीट होके जाते हैं वो बहुत ही फॉर्चुनेट समझते हैं। मैंने किसी एक कॉलेज का सपना नहीं देखा, बट ऑब्वियसली वो एम्स का सपना तो रहता ही है सब में कि मेरे को एम्स जाना है। और मेरा वही था कि मैं प्रॉपरली खुश तभी होऊंगा जब मेरे को एम्स दिल्ली मिलेगा, और थैंकफुली वो मिल गया। मेरी एक तो रैंक भी 54 थी, तो इतना श्योर नहीं था कि एम्स मिलेगा या नहीं। काउंसलिंग के दिन ही ऐसे श्योर हुआ था कि एम्स मिल जाएगा। तो वो जो दिन की खुशी थी वो अभी तक ऐसे याद है कि वो एक जैसे अभी तक का जीवन का बहुत मेमोरेबल मोमेंट था कि जो ड्रीम सोची थी वो मिल गई है। जब काउंसलिंग का रिजल्ट आया था एंड मैंने उस लिस्ट में देखा मेरे नाम के आगे एम्स दिल्ली लिखा है, तो तब तो बहुत ऐसे एक्साइटेड सी फीलिंग थी। मैंने सबको जाके बताया कि फाइनली एम्स दिल्ली मिल गया। तो एजुकेशन के हिसाब से एम्स हमेशा नंबर 1 रहा है। मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से आप जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स करो, MBBS को हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, हमेशा ये नंबर 1 रहा है। देश के चुने हुए बच्चे यहाँ पर आते हैं। मैं 2023 बैच से हूँ और मैंने नीट लिखा था जिसमें मेरे ऑल इंडिया रैंक 5 आया था। 2023 में मैंने नीट UG एग्ज़ाम लिखा था जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 55 आई थी। मेरी नीट में 54 रैंक आई थी नीट 2023 में, और मैं एम्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो भी हम लोग यहाँ पर जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो कोर्सेज हैं, एम्स खुद बनाती है। तो इस हिसाब से हमने एक स्टैंडर्ड जो है मेंटेन किया हुआ है, जो दुनिया भर में लोग अप्रिशिएट करते हैं। हमारे बच्चे जो यहाँ से कोर्स करके निकलते हैं वो दुनिया में आज नंबर 1 पोजीशन में हर जगह मिल जाएंगे आपको। एम्स हमेशा ही
मेडिकोज के लिए एक बहुत पॉपुलर एकेडमिक डेस्टिनेशन रहा है और इसकी वजह है कि यहाँ पर जो आपको एक्सपोजर मिलता है और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज़ वन ऑफ अ काइंड. As you know, AIIMS ranks first in the NIRF rankings among all medical schools. Overall भी इसकी ranking universities में is at number 7 in India. इस वजह से ये बहुत पॉपुलर है और यहाँ पर हमेशा लेटेस्ट कोशिश रहती है कि लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए और इंटरेक्शंस रहें विद कोलीग्स फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, सो दैट हमेशा जो academic और research information है, it grows exponentially with sharing. और वो sharing का AIIMS में culture रहा है. And this is what attracts people here. This is what attracts students and doctors to come and work over here, to seek out AIIMS. मैं तो बच्चों का डॉक्टर हूँ. जब भी पेशेंट कोई बाहर से आया है, जैसे आपने कंजॉइंट ट्विंस के बारे में बोला है, बाहर में जो इसका सुविधा नहीं है ऑपरेशन की या उसकी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो सब लोग मिलके करना होता है ना, ये ऐसा वाला अच्छा वाला थ्रिल देता है और ये इंस्टीट्यूशन में काफ़ी इजी कोऑर्डिनेशन होता है. मान लो एक ऑपरेशन करना है, एक प्रोसीजर करना है, एक इलाज करना है जिसमें 2-3 डिपार्टमेंट हो, स्पेशलिटीज़ हो, ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हो, सुपर स्पेशलिटीज़ हो, सब मिलके उसका एक प्लान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और उसको घर भेज देते हैं. उसमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि ये सब लोगों को लाने का चीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच होता है वो उससे काफ़ी हमको हैप्पीनेस मिलता है. हमारी तो खुशी तभी मिलती है जब हमारे मरीज़ हमको धन्यवाद देते हैं उनके इलाज के बाद, और हमारे स्टूडेंट जब हमें मिलते हैं देश विदेश में 10 साल बाद 20 साल बाद जो हमारे पाँव छूते हैं कि गुरुजी आपके कारण यहाँ पर है, वो सबसे बड़ा टीचिंग है. एक सवाल ये भी, एम्स के डॉक्टरों के लिए कॉरपोरेट अस्पताल पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ के डॉक्टर एम्स छोड़कर नहीं जाते. और सब्सीक्वेंटली जो आज एक्सोडस आ रहा है, एक्सोडस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ल्यूक्रेटिव है और प्राइवेट सेक्टर ने आज की डेट में इतना ग्रो किया है इंडिया में कि वहाँ पर भी ये लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. तो वहाँ पर एक चीज़ जो डॉक्टर्स को मिलती है इज़ अ हाई पे पैकेट इन एडिशन टू एक्सपोजर. सो मैनी डॉक्टर्स prefer coming to AIIMS, learning new techniques, and then they go and spread out, which is not a bad thing provided we keep getting good doctors. If we have a rapid turnover, it is not good. But if turnover is, one at a time, trickle karta hai, and the organization remains stable, it is not a bad thing. AIIMS का एक इतिहास रहा है, जब भी कोई डायरेक्टर बनता, आप भी जब बने होंगे, कई सारे सीनियर लोग रिजाइन कर देते हैं. वो क्या वजह है? नहीं, उसके देखो इससे कोई मतलब ही नहीं है. देखो वो तो देखो सीनियर जूनियर की बात नहीं है, उनका कोई प्रोसेस होगा, उसके प्रोसेस से है. वो तो डायरेक्टर का सिलेक्शन जो भी होता है एक प्रोसेस है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोस्ट है. इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट पोस्ट है. तो सही आदमी का सिलेक्शन हर तरह से, एजुकेशन के हिसाब से, उस आदमी का एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी कैसी है, कैसे इतने सारे चीज़ों को साथ लेके जाएगा. क्योंकि यहाँ पर खाली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है. बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि जो भी आदमी इस पोजीशन में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में, उसका काम है मैनेजमेंट. तो एक्चुअली हम मैनेजमेंट के आदमी हैं, तो हमें सारा चीज़ देखना है कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई चीज़ कैसे सही कर सकें, कैसे अच्छा कर सकें. मेरा बेटा जो पहले इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर था, वो फिर डायरेक्टर बन गए AIIMS के. उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारी फैकल्टी है वो ठीक काम कर रही थी, पैसे के पीछे नहीं भाग रही, लेकिन अच्छा काम कर रही है. देखो एम्स में जो भी आता है वो क्यों आता है? पैसे के लिए नहीं आता है. हमारा जो काम करने का प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन जो यहाँ मिलती है वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन हमारे लिए है. जो भी यहाँ काम कर रहे हैं इन सब में यही है अंदर मन में. तो इसीलिए हम सोचते भी है कि हमारा सक्सेस है, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन है. इस इंस्टीट्यूशन एक प्लेटफॉर्म देता है हमको कि पुअरेस्ट टू द पुअर पेशेंट जो भी है, देश का कोई भी कोने से आ जाता है, कॉम्प्लेक्स केसेस आता है, कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, जो केस बाहर नहीं हो सकता है, फेल हो गया, ऐसा वाला केस हम जाता है, जब हम उसका इलाज करते हैं, ठीक करते हैं, घर भेजते हैं, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो पैसे से नहीं मिलता है. वो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है. डॉक्टर
आजकल जो है मनी के पीछे जा रहे हैं, ऐसी बात एम्स में नहीं है। एम्स में पेमेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री विच आर गिवन, देयर आर स्मॉल चार्जेस ऑन सम इश्यूज। फैकल्टी जो है वो मनी चार्ज नहीं करती, फैकल्टी को तो फुल टाइम है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो आजकल जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, वो पैसा देते हैं काफ़ी, वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। डॉक्टर्स को ही क्यों मनी ओरिएंटेड कहते हैं? मनी ओरिएंटेड तो सोसाइटी हो गई है, एंड डॉक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। सो ऑब्वियसली वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए दे वांट टू कीप पेस विद सोसाइटी। सैलरी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई तुम्हें सैलरी तो मिल रही है तो कम से कम मरीज़ के साथ इलाज ठीक से करो, उससे बात ठीक से करो, उसका जो रख रखाव है वो ठीक करो। मरीज़ को सही सही बताइए कि भैया आपको ये तकलीफ़ है और इसका ये इलाज है और ये इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता तो भैया गो समवेयर एल्स। ये बात ज़रूरी है। We do have a lot of service minded doctors जो कि जिनको बहुत हाई बाहर पे पैकेट्स मिल सकते हैं, but they prefer being here because of the ethos of AIIMS। आजकल तो पेशेंट से कोई ज़्यादा बात करता नहीं है, प्रेम से बात करेगा नहीं करता है। काफ़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है उन लोगों को कि भाई पेशेंट से सही से बात करो, अच्छी तरह से बात करो तो ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं भी होता है तो कम से कम उसको ये तसल्ली तो होती है कि डॉक्टर ने मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक हो जाओगे, हम अगर आए हैं तो हम ठीक होके जाएंगे। इस तरह की बात होती है, होनी चाहिए। और ये सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ही होता है। बाकी जो एम्स बने हैं ऋषिकेश और फलानी जगह और ये सब, वो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड अच्छा है, इतना बता सकते हैं कि हमारे पेशेंट्स के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हो, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हो, हमारे फैकल्टी हो, हमारे नर्सेस हो, हमारे टेक्नीशियंस हो, जहाँ सारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बोलते हैं ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में डॉक्टर नहीं होता है, सब लोग आते हैं क्योंकि ये सब टीम वर्क है। ऐसा है कि पेशेंट्स के साथ हम यूज्ड टू हो जाते हैं। इनिशियली ऑब्वियसली थोड़ा लर्निंग कर्व होता है कि पेशेंट्स के अराउंड कैसे बिहेव करना है, और ऐसा ये है कि हम आए तो पेशेंट्स की हेल्प करनी ही है। हमारा अल्टीमेट मोटिव, मतलब मेरा मेजर रीज़न फॉर टेकिंग मेडिसिन इज़ कि मेरे को लोगों की हेल्प करनी है। मेरा ऐसा है कि अगर मैंने एक पर्सन की भी लाइफ इम्प्रूव कर दी, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर दिया, उनको टाइम दिया अपनी फैमिली के साथ और खुश रहने के लिए, तो वो मेरे लिए इनफ है। मेरा MBBS करना तभी इज़ इनफ। एम्स सिर्फ एक अस्पताल नहीं, ये भारत का वो सपना है जिसे 1956 में बीज की तरह बोया गया था। राजकुमारी अमृत कौर के दूरदर्शी निर्णय से शुरू हुई यह यात्रा आज करोड़ों जिंदगियों का सहारा बन चुकी है। AIMS तो चलेगा और अपने जो लक्ष्य हैं जो राजकुमारी को ने रखे थे वो पूरा होता जा रहा है। उत्तराखंड के बहुत छोटे गांव से आया हूं, तो हमारे लिए तो एम्स में रहना जो है एक तरह से देखा जाए तो हार्वर्ड में रहने वाली बात है। तो यहाँ पर काम करने का मौका मिलना और यहाँ पर जो है पेशेंट केयर, एजुकेशन, रिसर्च में काम करना, और जिस इंस्टीट्यूट में आपने MBBS की शुरुआत की हो और वहीं पर आप डीन बन जाओ, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो मैं तो हमेशा ये धन्यवाद देता हूँ और सोचता हूँ कि मैं अपनी 7 ज़िंदगी भी पूरी कर लूँ तब भी मैं एम्स को रिपे नहीं कर सकता जो रुतबा हमें मिला है एम्स के नाम से। एम्स बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। एज अ कॉलेज, एज लाइक द अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी, एंड आई एम इंसेनली ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आई फील वेरी प्राउड कि मैं एम्स के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, एम्स में ही काम करता रहा, एम्स से ही विलायत में गया और एम्स से ही डायरेक्टर बना। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि अपने सिस्टम को ज़रूर याद रखें, सिस्टम को कभी नहीं भूलना, क्योंकि उसी सिस्टम से आप ऊपर आए हो। कल हो सकता है कि आप जो है डायरेक्टर बन जाओ, लेकिन क्यों बने? क्योंकि आप एक सिस्टम से निकल के आए हो, तो सिस्टम का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने रेजिडेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि हमको भगवान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम डॉक्टर बने
और हम इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और इस इंस्टीट्यूशन में हमको मैक्सिमम पॉसिबल हो सके कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ करके जाएं जिससे कि सालों साल हमारे पेशेंट्स को बेनिफिट होता रहे।